हमारी ज़िंदगी कोई हिंदी फिल्मों की तरह नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं होंगी। कोई विशेष व्यक्ति आके हमको सता रहा होगा, मार रहा होगा और हमारे लाइफ में अचानक एक हीरो की एंट्री होगी, वो आएगा और हमारी सारी समस्याएं ख़त्म कर देगा। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है इसका हीरो हमें खुद बनना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, जो बिगड़ी हैं, उनको हमें खुद ही सुधार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अलग से कोई हीरो हमारी लाइफ में एंट्री नहीं करने वाला है। हमें अपना हीरो खुद बनना पड़ेगा और उसके लिए रेगुलर कंटिन्यूअस एकाग्रचित्त से अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग VSL आ रहे हैं और सबसे मैं एडवाइस करूंगा, सबको कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर आइए। देखता हूँ मैं कि बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ दिनों के लिए नहीं आते, 2-4 दिन ही आते फिर आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने स्टडी में एक क्रमबद्धता बनाए रखना चाहिए, तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, है ना। और हम आज से एक करंट अफेयर्स के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारा है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रथम वीडियो है और अगर आप लोगों का प्यार और आवश्यकता हमको महसूस हुई, आप लोगों ने ऐसा कुछ हमें सुझाया और बताया कमेंट के माध्यम से कि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर अगला वीडियो शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है जो कोरोना वैक्सीन बनाती थी और ये ब्रिटेन की कंपनी है। ये एस्ट्राजेनेका जो कंपनी का नाम है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी जो करंट में चीज़ें रहती हैं उनसे संबंधित इंस्टीट्यूशंस के नाम पूछ ले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है और ध्यान इसलिए रखना है कि इस समय काफ़ी चर्चा में रहा है कि वैक्सीन लगाने की वजह से बहुत से सारे लोगों को हार्ट अटैक आया है, उनके खून के थक्के जमने की शिकायतें आई हैं। तो ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है, इसलिए ये बिंदु इम्पोर्टेंट हो जाता है आगामी एग्ज़ाम की वजह से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया है। तो एस्ट्राजेनेका ये जो कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, इसने वैक्स जेवेरिया नाम की जो वैक्सीन बनाई थी, जो वैक्सीन का नाम था वैक्स जेवेरिया, इसी को भारत में कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI ने एस्ट्राजेनेका के सहयोग से भारत में बना करके लोगों को उपलब्ध कराया था। और इसी वैक्सीन को लेकर के अब ये बात आगे बढ़ रही है कि इस वैक्सीन के लगाने से लोगों को परेशानी का सामना कर रहा है, उनको हार्ट अटैक की समस्याएं आ रही हैं और खून के थक्का जमने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन सब के मद्देनज़र यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश हैं, अपने यहाँ पे इसको बैन कर दिया, यानी कि 27 यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को बंद कर दिया है। और ये वैक्सीन बनाने में जो सहयोगी संस्थान रहा था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर बनाया था। इस वैक्सीन का जो टाइप है वो वेक्टर वैक्सीन है। अब जब टाइप की बात आती है तो कई बार टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो हम थोड़ा सा टाइप ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं और कोविड वैक्सीन के बारे में देखते हैं कि जो कोविड वैक्सीन के टाइप हैं, 3 तरीके की वैक्सीन बनाई जाती हैं कोविड के लिए। mRNA एक टाइप है, वायरल वेक्टर वैक्सीन दूसरा टाइप है, और इसका अनदर टाइप है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो ये 3 अलग अलग तरह की टाइप्स हैं जो वैक्सीन बनाने के अलग अलग विधियां हैं। उन्हीं में से कुछ कंपनियां किसी टाइप्स को यूज़ करती है, अदर कंपनियां किसी दूसरे मेथड को यूज़ करती है। तो जो mRNA है, mRNA में कई बार ये पूछा गया है कि जो M है ये किसके लिए स्टैंड करता है। तो जो M है, M स्टैंड फॉर मैसेंजर, राइट। तो 2 तरह की वैक्सीन, जो एक जो फिजर और मॉडर्ना, ये दोनों US कंपनियां हैं, US में अवेलेबल हैं। इनके जो वैक्सीन हैं ये mRNA टाइप के हैं। जो जिसकी बात अभी चर्चा में थी, वैक्स जेवेरिया और जॉनसन, ये दोनों वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। और एक और फेमस वैक्सीन US की है नोवावैक्स, और ये जो नोवावैक्स है ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन टाइप की है। तो कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान में फिर चर्चा में रहा है कोविड वैक्सीन। तो
इससे संबंधित क्वेश्चंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैंने उठाए हैं केवल इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनेगा, इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं और मल्टी ऑप्शंस क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट को पूरा तैयार करके जाना है। देखिए, करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि जो सीधी सीधी बातें आपके सामने करंट में वर्तमान में आई हैं केवल उन्हीं से संबंधित करंट अफेयर पूछा जाए। करंट अफेयर जो वर्तमान में चर्चा चल रही है, जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे को लेकर उसके इतिहास और उसके भविष्य के बारे में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तब आपकी करंट अफेयर की तैयारी पूर्ण मानी जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद, जो पीएम के सहयोग के लिए बनाई जाती है, ये एक संवैधानिक बॉडी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे सरकार के कामकाज को सरल बनाने के लिए इसका गठन किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय हैं। ये कुछ नाम हैं जो अध्यक्ष के, इंस्टीट्यूशंस के और मुखिया हैं, सीईओ हैं, इनके नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक और अल्पकालिक दो तरह के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये क्यों अभी चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि इस समिति ने, इस परिषद ने हाल ही में दुनिया के 167 देशों, जिसमें 1950 से लेकर 2015 यानी कि 65 वर्षों की जनसांख्यिकी का अध्ययन किया है। जनसांख्यिकी बोले तो उन देशों की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आए हैं, जनसंख्या के ढांचे में क्या बदलाव हुए हैं, इन सब का इन्होंने अध्ययन किया है। और ये अध्ययन भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में भारत में हिंदुओं की आबादी, जैसा कि जानते हैं आप सभी, भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक की वर्तमान में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। ये गिरावट नेपाल में भी आई है, म्यांमार में भी आई है। म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध हैं, इसलिए वहाँ बौद्ध की भी आबादी गिरी है। नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ हिंदुओं की भी आबादी गिरी है। जबकि इसके विपरीत भारत में मुस्लिम समुदाय की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, और छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो इन देशों में, यानी कि भारत, नेपाल और म्यांमार में बहुसंख्यक समुदाय हैं, उनकी आबादी अपेक्षाकृत कम हो रही है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं, और इन लोगों की आबादी यहाँ पर बढ़ी हुई है, भारत के विपरीत, है ना। भारत में जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी घटी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो बहुसंख्यक हैं यानी कि मुस्लिम समुदाय, उनकी आबादी बढ़ी हुई है। और इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी आबादी घटी हुई है। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से देश में कौन सी जनसंख्या या कौन सा समुदाय बहुसंख्यक बोला जाएगा, कौन सा अल्पसंख्यक बोला जाएगा? तो इसके लिए एक सीधा सा फंडा बनाया गया है कि वो समुदाय बहुसंख्यक बोला जाएगा जिसकी आबादी पूर्ण आबादी का 75% या उससे अधिक है, तो उसको बहुसंख्यक बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अगर हम 1951 और 2015 के बीच की चीज़ों को कंपेयर करें तो हमें ये जो चेंजेस आए हैं बिल्कुल समझ में आएंगे। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि 1951 में भारत में हिंदू की जो आबादी का प्रतिशत था 84.1% था, कुल आबादी का 84% था। जबकि वही 2015 में कुल आबादी का 77.52% बचा हुआ, यानी कि ओवरऑल 7.82% की भारत की हिंदू की आबादी में कमी आई है। वहीं मुस्लिम आबादी जो 1951 में 9.8% थी, 2015 में 14.02% पहुँच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम आबादी में इन 65 वर्षों में 43.15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं किसी भी तरह से, सिंगल ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शन, पीसीएस या आरओ एआरओ के क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। एक और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस पर
हर समय चर्चा होती ही रहती है, इसलिए ये पॉइंट हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहता है। भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर, ये जापान का नाम भी इम्पोर्टेंट है, तीसरे स्थान पर आ गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे पॉइंट लग रहा है, इस पे क्वेश्चंस पूछना बहुत ही स्वाभाविक है। 2015 में, यानी कि आज से कुछ साल पहले चले जाएं, 7-8 साल पहले, तो भारत 9वें स्थान पे था और आज भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है ना। 2023 में जो वैश्विक विद्युत उत्पादन था उसका 5.5% सोलर पैनल से इसकी उत्पादन हुआ है 2023 में, यानी कि कुल विद्युत उत्पादन में 5.5% भागीदारी सोलर की रही है पूरे वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो। अच्छा, ये जो हमने डाटा लिया है ये एक अंबर नाम का संस्थान है जिसने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू नाम की रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में इसने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है, निम्न में से किस संस्थान ने जारी की है? तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, नीति आयोग ने जारी करी है, अंबर ने जारी करी है, WHO ने जारी करी है, WTO ने जारी करी है, यूनेस्को ने जारी करी है। तो आपको अगर ये पता है तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस वजह से कोई एक पॉइंट जो है उसमें कई डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको उन सारे पॉसिबल जो टाइप्स हो सकते हैं उन सब को ध्यान में रख कर के पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, इन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत की जो विकास दर है वो 7% रहने की उम्मीद है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है और भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से एक अच्छा समाचार है। और अगर हम 7% वृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग में MSME की हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ का उत्पादन भारत में, आप जैसे कि 2014 से आप सुनने को आ रहा है कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो वो तभी होगा जब विभिन्न तरह की वस्तुओं का प्रोडक्शन भारत में हो। हम इस प्रयास में रहे हैं कि बाहर से कंपनियां आएँ, भारत में अपना प्लांट लगाएं और भारत में उत्पादन करें। तो जो बाहर से कंपनी आती हैं वो बड़े स्ट्रक्चर पे आती हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में आती हैं, बड़े निवेश के साथ में आती हैं, लेकिन उन कंपनियों में जो बड़ी चीज़ें बनती हैं उन बड़ी चीज़ों को बनाने में कुछ छोटे छोटे पुर्जे भी यूज़ होते हैं। वो जो छोटे छोटे पुर्जे यूज होते हैं उनको बनाने के लिए स्थानीय स्तर पे छोटे छोटे यूनिट लोग लगा के रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार बनानी है, कार में बहुत सारे नट बोल्ट लगने हैं, कार में एक AC का यूनिट लगता है, कार में पहिया लगता है, टायर लगता है, ट्यूब लगता है, रिम लगता है। तो ये सब अलग अलग जगह पे एक छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं और वे कंपनियां एज ए MSME वर्क करती हैं, है ना। तो जी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 40% आर्थिक गतिविधि MSME में होती है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमारे आसपास के लोगों को रोज़गार देते हैं और भारत की जो एक आधारभूत जनसंख्या है, जो निचली जनसंख्या है, जो अल्प प्रशिक्षित है, जिसमें कौशल की कमी है, ये उन लोगों को भी आर्थिक गतिविधि में शामिल करते हैं, है ना। इसलिए इनका होना और इनका कार्यान्वित रहना ज़रूरी है किसी भी आर्थिक परिदृश्य के लिए। दूसरा पॉइंट कि नियमों कानूनों को कम किया जाए, इनके भार को कम किया जाए, इनको इतना सरल बनाया जाए कि हर एक व्यक्ति जो इस प्रोडक्शन की या व्यापार के लिए जो भी करना चाह रहा है वो इसमें बिना किसी रोक टोक के हिचक के इस काम को आगे बढ़ा सकें। सप्लाई चेन की मजबूती के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी रॉ मटेरियल या तैयार मटेरियल की सप्लाई के लिए हमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे रोड हो, चाहे शिप हो, चाहे एयर हो या रेल हो या
किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई चेन को बेहतर बना सकता है, उन सब पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि की दर को हमें कम ही बनाए रखना होगा। वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि दर 1% है, जो आज से 10-15 साल पहले 2.1% हुआ करती थी, अब वो घट करके 1% के आसपास आ गई है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ऑप्शन होगा 2%, 2.1%, 2.5%, 1%, 1.5%। द करेक्ट ऑप्शन इज 1%, राइट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहीं से आपको, अगर हम मेंस की बात करें, जो पीसीएस से यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाता है कि भारत 2030 तक विकास दर को 7% बनाए रखना चाहता है, या भारत की विकास दर 2030 तक 7% बनाए रखने के लिए वे कौन से बिंदु हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में क्रियान्वित रहने चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था में दिखने चाहिए, ताकि इस विकास दर को लगातार आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इनको आप वहाँ पे कूट कर सकते हैं, और इसी से आगे पीछे कुछ और भी 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दिमाग में रख करके आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। मेंस जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी एग्ज़ाम का, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना है, एक दिन में एग्ज़ाम हो जाना है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट आपका एग्ज़ाम का होता है वो मेंस एग्ज़ाम ही होता है। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको महारत तभी आएगी, आपके अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप लिखने की अच्छे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और अच्छे आंसर राइटिंग आपका तभी होगा जब वो एक बैलेंस आंसर होगा, उसमें ना ही फिलासॉफिकल चीज़ों से आप उसमें भर दो, ना ही उसको डाटा से ही भर दो। आपका डाटा और कॉन्सेप्ट मिला करके एक बैलेंस आंसर होना चाहिए। ठीक है। और सुपरफिशियल चीज़ें वहाँ आपको नहीं लिखनी है, जो भी लिखना है टू द पॉइंट लिखना है। और कोशिश करें कि हमारा आंसर पॉइंट वाइज रहे तो बहुत अच्छा होता है। और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्लियरिटी रहनी चाहिए। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितने शब्द कहे गए हैं उससे 2-4 शब्द आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 वर्ड में आपको आंसर लिखने के लिए बोला गया, आप वहाँ पे 100 वर्ड लिख के आ रहे हैं, 150 वर्ड लिख के आ रहे हैं। इससे 2 नुकसान होने हैं। एक तो आप जो क्वेश्चन में दिए गए लिमिटेशन से उसको ब्रेक कर रहे हैं, एग्जामिनर की नज़रों में आप जो है एक अनुशासनहीन स्टूडेंट बन जाएंगे, और दूसरा आप अपने ही टाइम को किल करेंगे। आपको 50 क्वेश्चंस 50 आंसर्स उनको अटेंड करने हैं, तो 50 में आप एक ही में सारा टाइम कंज्यूम कर लेंगे तो कैसे आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसलिए शब्द की सीमा के अंदर आंसर्स लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी होता है। सिर्फ आप सोच रहे हैं कि ठीक है यहाँ पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम में जाके सीधा एक दिन बैठ के लिख देंगे, कदापि संभव नहीं है। बिना आंसर राइटिंग के मेंस निकालना मेरी नज़रों से तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप। मैं इसको पढ़ता हूँ, ज़रा सुनिएगा आप लोग। लिव इन रिलेशनशिप पाश्चात्य धारणा है जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। ये हमारी संस्कृति के लिए कलंक है। मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, हमारी संस्कृति के लिए कलंक है। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है यूं ही उठा के यहाँ पे नहीं लिख दिया है, ये इसलिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस बात को बताया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप की धारणा वर्तमान में शहरों में और आजकल गांवों तक ये जो परिपाटी है पहुंचने लगी है, तो संस्कृति के लिए कलंक है। इस पे आपको निबंध ही पूछा जा सकता है ना। तो कोई भी ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे समाज की दिशा को बदलते हैं, या समाज भी चल रहे बुराइयों की ओर इंगित करते हैं। कोई हाई कोर्ट का निर्णय हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, या कोई ऐसे बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा
कोई मुद्दे को उठाया गया हो तो वहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं भी फ्रेम होता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इस तरह के जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णय से कोई भी बिंदु निकल के आता है तो अपने आंसर राइटिंग में उस बिंदु को एप्रोप्रिएट स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का स्टेटमेंट रहा है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव रिलेशनशिप को संस्कृति के लिए कलंक माना है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। हमारी संस्कृति में क्या खामियां हो रही हैं, उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, परिवारों की आयु में क्या प्रभाव पड़ रहा है और आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो आज बच्चों परिवारों का जन्म हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मनोस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आने वाले समय में देश के लिए किस तरह से उपयोगी साबित होंगे, नहीं साबित होंगे, कितना अच्छा समाज अपने घर परिवार के लिए कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को मिला करके बहुत ही बढ़िया आप लोग निबंध तैयार कर सकते हैं, है ना। और ऐसे चीज़ों का, ऐसे कोटेशंस का आप कहीं पर भी जैसे कि अगर मैं जीएस की बात करूं और यूपीएससी या पीसीएस की बात करूं तो एक पेपर जीएस के फर्स्ट पेपर में और जीएस के फोर्थ पेपर में इस बात को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं जहां पे उपयुक्त लगे आपको, है ना। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जंगल में आग। ये हर साल का मसला होता है और हर साल गर्मियों में होता है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे आग लगती है, जहाँ पे वनों का दिखता है। इस समय उत्तराखंड हमारा बेचारा परेशान है आग से, और सुप्रीम कोर्ट तक को उत्तराखंड में लगी आग में संज्ञान लेकर के कहना पड़ा कि भाई क्लाउड सीडिंग और भगवान के भरोसे रहना ये कोई पर्याप्त चीज़ें नहीं है। प्रशासन, शासन को, स्थानीय प्रशासन को इसमें कुछ करना पड़ेगा। नवंबर 2023 से अप्रैल 2025 तक 398 बोले तो लगभग 400 आग की घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी थी। और जब क्लाउड सीडिंग की बात आई है तो क्लाउड सीडिंग हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि दुबई में जो बाढ़ आई है वो भी क्लाउड सीडिंग उसको रीजन एक माना जा रहा है। तो क्लाउड सीडिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्लाउड सीडिंग कराने के लिए किन किन एजेंट का प्रयोग किया जाता है, हाल ही में आई दुबई में बाढ़ का मुख्य कारण क्या रहा है, कोई साइक्लोन का नाम दे दिया जाएगा, क्लाउड सीडिंग का नाम दिया जाएगा, या फलाने टाइप की वहाँ पे विंड आती हैं, क्या होता है, कोई भी रीजन बनाया जा सकता है और उससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन से फ्रेम होने की संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट, ये थोड़ा सा वर्तमान में जो चुनाव हमारा चल रहा है लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैंने 18वीं वर्ड जानबूझ के यूज़ किया है, कई बार ऐसा पूछा गया है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं किस लोकसभा के गठन के लिए में, तो 18वीं का है, याद रखना आप लोग। चुनाव प्रचार किसी उम्मीदवार का मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। ये अभी क्योंकि आपने देखा है कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, शराब घोटाले को लेकर के जेल में बंद हैं, ईडी ने उनको बंद कर रखा है और वो चुनाव प्रचार के लिए अपनी जमानत मांग रहे हैं और जमानत तो मिल भी गई है उनको, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे भी दी है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार मानकर केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया। हाँ, मतलब चुनाव प्रचार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है भाई, आप चुनाव प्रचार करा सकते हैं, कर सकते हैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेताओं के लिए। तो जेल में बंद कैदी चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार वैधानिक और संवैधानिक है, परंतु हिरासत के दौरान ये अधिकार नहीं रहता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5), जेल में बंद कैदी मतदान नहीं करते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और इस समय जो चर्चा में शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों पे थोड़ा सा आपको कुछ बिंदु तैयार कर लेनी चाहिए, जैसे कि दल बदल की राजनीति, रेवड़ियों की राजनीति, राजनीतिक विकृतियाँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा एवं अवसरवादिता, ध्रुवीकरण, अमर्यादित भाषा, ये सब वो शब्दावली है जो इस समय चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो आपको इन शब्दों के ऊपर जब भी आप कोई अपनी आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग करते हैं तो कोशिश करें कि इन शब्दों को यूज़ करने का प्रयास करें, ताकि आपके आंसर को थोड़ा सा नवीन टच मिल सके और वर्तमान में जो चर्चाएं हो रही हैं उन चर्चाओं को आप उनमें शामिल कर सकें। तो ये हमारे आज के कुछ पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और पॉइंट्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए। और मैंने जिन जिन बिंदुओं को यहाँ पे उठाया है कि जीएस और करंट अफेयर पढ़ते समय कैसे प्रश्नों को, बिंदुओं को और किन किन तरह की न्यूज़ों को कवर करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हमेशा करंट अफेयर्स कैसे, कौन से बिंदु हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से अनुपयोगी हैं, इस चीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।